हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग यहाँ पर पीजीटी परीक्षा 2015 का पीवाईक्यू देखते हैं। DSSB का ये है। इसमें जो है क्वेश्चंस देखते हैं ज्योग्राफी के। तो पहला क्वेश्चन है, ऊंचाई के वर्धमान के साथ तापमान के वर्धमान को कहा जाता है। इसकी इंग्लिश देखते हैं। इसमें जो है हिंदी में समझ नहीं आ रहा। इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट इज नोन एज। ए है लैप्स रेट, बी है एडियाबेटिक लैप्स रेट, सी है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और डी है नॉर्मल रेट। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, तापमान का पलटना या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसकी व्याख्या है कि ऊंचाई के वर्धमान के साथ तापमान के वर्धमान को तापमान का पलटना कहा जाता है। ऐसी विपरीत तापीय दशा जिसमें वायु की ठंडी परतें नीचे तथा उष्ण परतें ऊपर पाई जाती हैं, तापीय प्रतिलोमन की संज्ञा से अभिहित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को डैश डैश कहते हैं। ए है गति का प्रभाव, बी है कोरियोलिस प्रभाव, सी है आकस्मिक प्रभाव और डी है बल रहित प्रभाव। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कोरियोलिस प्रभाव। व्याख्या है इसका कि पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पौने धरातल के घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा में परिवर्तिता को नापने के लिए इनमें से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए है मीन डेविएशन, बी है स्टैंडर्ड डेविएशन, सी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और डी है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसकी व्याख्या है कि वर्षा की मात्रा में परिवर्तिता को नापने के लिए परिवर्तन का स्वप्रेरण या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आइसोबाथ समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा है। आइसोब्रांट से तूफान के लिए एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। ए है जलवाष्प, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है मीथेन और डी है हाइड्रोजन। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन। इसकी व्याख्या है कि हाइड्रोजन प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊर्जा को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं और ये गैस ऊर्जा का अवशोषण कर लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलयन द्वारा भौतिक पदार्थों के निष्कासन को क्या कहते हैं। तो इसमें ए है संघर्षण एट्रिशन, बी है इजेक्शन या उत्क्षेपण, सी है कोरोजन संक्षारण और डी है सैपिंग। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। व्याख्या है इसका कि क्षरण की प्रक्रिया में विलयन द्वारा भौतिक पदार्थों के निष्कासन को संक्षारण कहते हैं। घुलनशील चट्टानों का जल क्रिया द्वारा घुलकर सैल से विलग होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह अपने बोझिल पदार्थों से तल तथा किनारों को क्षारित करता है अपघर्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जलांतर्गामी प्रपाती के मूल की प्रक्षुब्धता धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में एक थे। इसकी इंग्लिश है, वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ द टर्बिडिटी करेंट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सबमरीन कैनियन वाज। ए है डेली, बी है डेनियल, सी है सॉलिस और डी है जॉर्ज। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, डेली इसके जो है सही ऑप्शन है। टर्बिडिटी करंट थ्योरी जो है वो डेली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह धाराएं भूकंप, ढहती तीव्र और अन्य वैज्ञानिक गड़बड़ी के कारण हो सकती हैं। एक बार गति में आने पर जल नीचे की ओर बढ़ता है और समुद्र तल के भौतिक आकार को बदल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वलयिक प्रदेशों की हवा के प्रतिशत जल वाष्प गरिष्ठ रूप में होते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन द ट्रॉपिकल रीजन में बी एज हाई एज। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, 4%। इसमें हिंदी तो बहुत ही टफ लिखी गई है, पता नहीं कैसे। ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। उष्ण जलवायु प्रदेशों की हवा में 4% जल होते हैं। यह वायुमंडल में तीन रूपों में रहता है, गैसीय अवस्था, जलवाष्प और तरल अवस्था में। जल की बूंदों तथा ठोस अवस्था में हिमकणों के रूप में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है अत्यंत सामान्य लवण है। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है। ए है कैल्शियम क्लोराइड, बी है सोडियम नाइट्रेट, सी है सोडियम क्लोराइड और डी है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, सोडियम क्लोराइड। इसकी व्याख्या है कि सागर का अत्यंत सामान्य लवण जो होता है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यह सागरों में पाए जाने वाले लवणता के प्रकार जो है उनमें प्रतिशत के आधार पर दिए गए हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड आता है 77.8%, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, कैल्शियम सल्फेट 3.6, पोटेशियम सल्फेट 2.5, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3 और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्थिरीकरण के वितरण का यादृच्छिक का सूचक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, एक जो होता है ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को जो है दिखाता है। तो ये जो है इसमें जो है तालिका दी गई है, जीरो के जितना करीब होगा उतना ज़्यादा जो है संकेंद्रण होगा। तो 0.00 से 0.0909 तक पूर्ण संकेंद्रण होता है, 0.10 से 0.50 तक उच्च संकेंद्रण, 0.51 से 0.99 गुच्छेदार क्रम और 2.1 से 2.15 तक पूर्ण षटकोणीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ए है श्रम प्रधान कृषि, बी है स्वच्छंद उद्यम, सी है खनन तथा खदान और डी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। व्याख्या है कि स्थानांतरणशील कृषि जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। स्थानांतरणशील कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनिको, ब्राज़ील में रोका, अफ्रीका में मसोले और इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे दिया है एक पेन प्लेन प्रदेश के क्षरण का क्लासिकल भू आकृति चक्र का है। तो ए है अंतिम उत्पाद, बी है परिपक्व उत्पाद, सी है आरंभिक उत्पाद और डी है युवा उत्पाद। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, अंतिम उत्पाद जो होता है उसे ही पेनी प्लेन कहते हैं। इसकी व्याख्या है कि एक पेनी प्लेन या संप्राय मैदान जो होता है प्रदेश के क्षरण का क्लासिकल भू आकृतिक चक्र का अंतिम उत्पाद है। पेनी प्लेन शब्द डेविस द्वारा दिया गया। इन्होंने पहली बार 1899 में पेनी प्लेन की अवधारणा को नियोजित किया। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्ट्रीम लोड का घटक नहीं है। ए है अनिलंबित लोड, बी है निलंबित लोड, सी है विलीन लोड और डी है कछार का लोड। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, कछार का लोड। इसे जो है इंग्लिश में एलुवियल लोड कहते हैं। एलुवियल लोड जो है ये स्ट्रीम लोड का घटक नहीं है, जबकि अनिलंबित लोड, निलंबित लोड तथा विलीन लोड स्ट्रीम लोड के घटक हैं। घुला हुआ अवसाद उन विलेय पदार्थों से बना होता है जो आमतौर पर आधारशिला और मिट्टी के रासायनिक अपक्षय से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उष्णकटिबंध के लिए अत्यंत समीप है। ए है आइजॉल, बी है राजकोट, सी है कोलकाता और डी है इम्फाल। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, आइजोल। आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है और ये कर्क रेखा के सबसे समीप है और बाकी का जो है अक्षांश के अकॉर्डिंग दिया गया है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से वाक्य सही हैं। पहला दिया है गोंडवाना पद्धति के तलछट को सागर के निक्षेपण से रूपायित थे। इंग्लिश में देखते हैं, सेडिमेंट्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम वर डिपॉजिटेड अंडर मरीन कंडीशन। दूसरा है रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फॉसिली फेरस। तीसरा है रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम कंटेन मेटेलिक मिनरल डिपॉजिट्स। तो इसमें जो है तीसरा तो सही नहीं है क्योंकि इसमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं और पहला सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। चौथा भी एक ऑप्शन है इसमें कि जो है गोंडवाना डिपोजिशन टुक प्लेस इन डाउन फॉल्टेड ट्रफ। तो इसमें जो है दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा तो गलत मैंने बताया ही था। दूसरा इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो दूसरा रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फॉसिली फेरस। गोंडवाना पद्धति के चट्टान जो है वो प्रस्तरित हैं। और चौथा है विनाशित गर्त में गोंडवाना निक्षेपण होता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या है कि गोंडवाना पद्धति के चट्टान जो है वो प्रस्तरित हैं, विनाशित गर्त में गोंडवाना निक्षेपण होता है। गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण
ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है। भारत का 90% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है और ये परतदार होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की रचना के संबंध में इनमें से कौन सा सही क्रम है, कालानुक्रम है? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है किसका, एक गोवा तो 1987 में हुआ था, सिक्किम सबसे पहले है 1975 में। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 4, 3। देखते हैं इसकी व्याख्या में। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। फिर मिजोरम जो है 20 फरवरी 1987, फिर अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रेखांश भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है? तो इसमें जो है 82.5 डिग्री जो है ईस्ट होगा। 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होते हुए 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में अत्यंत गहरी श्रम प्रधान कृषि की जाती है? ए है पंपास क्षेत्र, बी है मरे डार्लिंग नदी तंत्र, सी है कैलिफोर्निया घाटी और डी है मानसून एशिया। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, मानसून एशिया में। व्याख्या है, मानसून एशिया में अत्यंत गहन श्रम प्रधान कृषि की जाती है। सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह श्रम साध्य कृषि है जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रदेशों को पूरब से पश्चिम में आने के लिए जोड़ा गया सही क्रम क्या है? तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, 4 ये सब लाइन से ही है। तो पूरब से पश्चिम में जो है सबसे पहले मुर्शिदाबाद पूरब में है, फिर उसके बाद गोरखपुर में है। सबसे पहले मुर्शिदाबाद, फिर गोरखपुर, फिर भोपाल, फिर भावनगर। तो इसको जो है यहाँ पे देखते हैं, मुर्शिदाबाद जो है ये पश्चिम बंगाल में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है और भावनगर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक निर्माण के उद्यम के बारे में इनमें से कौन सा बयान सही है? औद्योगिक निर्माण के उद्यम केवल कृषि की आधुनिकता में ही सहायता करते हैं। औद्योगिक निर्माण उद्यम बेरोजगारी को जन्म देते हैं। औद्योगिक निर्माण के उद्यम केवल कृषि को ही रोजगार प्रदान नहीं करते हैं बल्कि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों को भी। औद्योगिक निर्माण उद्यम कृषि पर हमारे अवलंबन को कम करते हैं। इसका कोई भी सही आंसर नहीं दिया गया है, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण के लिए एक उदाहरण है। ए है धूम्रनाल उत्सर्जन, बी है उपसतह भूवैज्ञानिक जलाशयों में कार्बन डाइऑक्साइड पूरण करना, सी है जागतिक द रिवर्सल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और डी है स्क्रबिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट पावर प्लांट एमिशन। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, द इंजेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सब सरफेस जियोलॉजिकल रिजर्वायर्स। उपसतह भूवैज्ञानिक जलाशयों में कार्बन डाइऑक्साइड का पूरण करना। इसकी व्याख्या है कि उपसतह भूवैज्ञानिक जलाशयों में कार्बन डाइऑक्साइड का पूरण करना कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण का एक उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में अवरक्त किरणों का अवशोषण कर तापमान को बढ़ाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन से होने वाले पारदर्शन बल को कहते हैं। एन अपेरेंट फोर्स कास्ट बाय द अर्थ रोटेशन इज कॉल्ड। तो इसमें होगा कोरियालिस बल, बी है अपकेंद्रीय बल, सी है अभिकेंद्रीय बल और डी है जेट धारा। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, उसे कोरियालिस बल कहते हैं। व्याख्या है, पृथ्वी के घूर्णन से होने वाले पारदर्शक बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया था। इसी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इसके प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर गांठ से आविर्भावित नहीं है? ए है हिंदुकुश, बी है तियान शान, सी है कुनलुन और डी है जाग्रोस। तो
तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, जाग्रोस। जाग्रोस पर्वत पामीर की गांठी से आविर्भावित नहीं होता है। ईरान के पठार के उत्तर में एल्बुर्ज पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जाग्रोस पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। सभी मोड़दार ऊंचे पर्वत श्रेणियाँ पामीर की गांठ में आकर मिलती हैं, जो कि चीन, अफगानिस्तान तथा तजाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। पामीर के उत्तर पूर्व में त्यान शान, अल्ताई, खिंगन, सायन और बरखोयांस आदि पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र की ओर झुकता है। ए है पश्चिम की ओर, बी है उत्तर की ओर, सी है पूर्व की ओर और डी है दक्षिण की ओर। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर की ओर। इसकी व्याख्या है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र उत्तर की ओर झुकता है, जिसके सहारे बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी कक्षा पर पूरब से पश्चिम चलते हैं। ये सामान्यतः आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट, कुर्नूल, कोडप्पा, अनंतपुर तथा चित्तूर जिले में पहुंचकर चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आयु संरचना का प्रतिनिधित्व करने में इनमें से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त आरेख है। ए है डॉट विधि, बी है त्रिकोणीय ग्राफ, सी है पाई आरेख और डी है पिरामिड आरेख। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, पिरामिड आरेख। व्याख्या है, जनसंख्या में आयु लिंग संरचना का प्रतिनिधित्व करने में पिरामिड आरेख अत्यधिक उपयुक्त है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक विभाग डैश डैश से संबंध रखता है। द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रेफर्स टू। तो इसमें जो है कैपिटलिज्म मोड ऑफ इकोनॉमी, पूंजीवाद प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है, यही सही है। व्याख्या है, इसका अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक विभाग पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उस आर्थिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है जहां उत्पादन के कारक जैसे पूंजीगत सामान, श्रम, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमशीलता को निजी व्यवसायों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। यहाँ सभी वस्तुओं का उत्पादन बाजार मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है, जिससे बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगराभिवृद्धि के संदर्भ में आद्यता कानून उनके लिए प्रासंगिक है जो डैश डैश रखते हैं। The law of primacy in the context of urban development is most relevant to the countries which have, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, रिलेटिव सिंपल इकोनॉमी, स्पेशियल स्ट्रक्चर, अपेक्षाकृत सरल अर्थव्यवस्था तथा स्थानिक संरचना जिनकी होती है। अगला है, भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्यों को डैश डैश करता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक के कार्यों को भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला है, भारत में दशमलव के सिक्का प्रणाली का आरंभ। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, 1957 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय का अंदाजा, मतलब उस राष्ट्रीय आय को एस्टिमेट कौन करता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, CSO। अगला है, हरित क्रांति की रणनीति के हानिकारक प्रभाव क्या थे। पहला है मृदा की डिग्रेडेशन ऑफ द सॉयल, दूसरा है लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, तीसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और चौथा है इम्पावरिशमेंट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव होंगे। हरित क्रांति की रणनीति के हानिकारक प्रभाव मृदा की अवनति, पानी के स्तर का नीचे आना, जैव विविधता का नुकसान तथा छोटे किसानों की दरिद्रता आदि है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि विकास से संबंधित इन बयानों को गौर से देखें और सही उत्तर को पहचानें। पहला है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत की कृषि अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रकृति पर निर्भर थी, और दूसरा है 20वीं सदी के प्रथमार्ध में उसका व्यवहार निराशाजनक रहा। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। व्याख्या है, भारत में कृषि विकास स्वतंत्रता से पूर्व व्यापक रूप से प्रकृति पर निर्भर था। 20वीं सदी के प्रथमार्ध में उसका व्यवहार निराशाजनक रहा। आज़ादी के बाद 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें उत्पादन में वृद्धि देखी गई। इसका प्रभाव सर्वाधिक गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि देखी गई। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान से संबंधित भारत सरकार द्वारा किए गए पहल।
तो ये सब तो सारा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, इसमें आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इनमें से कौन सा कथन वृष्टि छाया प्रभाव का विवरण देता है? ए है, हवा को ऊपर उठने के लिए पर्वत जोर देता है, हवा ठंडी होती है और ऊपर उठते ही नमी को मुक्त करती है। बी है, ऊंचाई के वर्धमान के कारण वातावरण सघन हो जाता है और परिणामस्वरूप हिमपात होता है। सी है, पर्वत की एक ओर से दूसरी ओर तापमान ज़्यादा होता है। और डी है, पवन के स्वरूप शीघ्रता से वर्षण आरंभ कर देते हैं। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। सी नहीं, एक सेकेंड, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। हवा को ऊपर उठने के लिए पर्वत जोर देता है और हवा ठंडी होती है और ऊपर उठते ही नमी को मुक्त करती है। मतलब पर्वत की एक तरफ वर्षा होती है और दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है, तो उसे ही जिस तरफ वर्षा नहीं होती उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इसकी व्याख्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हवाएं पर्वतों से टकराकर सीधे आरोहित होती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है, जबकि पर्वत के दूसरी ढाल की तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र निर्मित होता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसका सर्वप्रथम उदाहरण भारत में स्थित पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट की मानसूनी हवाएं टकराकर सीधे वर्षा करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, पृथ्वी के बड़े मुख्य 3 जलवायु वलय हैं। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर, ये तीनों जो है वलय हैं। पृथ्वी के बड़े मुख्य 3 जलवायु वलय उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण तथा ध्रुवीय हैं। उष्णकटिबंध में सर्वाधिक तापमान के कारण वाष्पन अधिक होता है तथा संघनित होकर वर्षा करते हैं। इस कटिबंध को वर्षा विश्व का फेफड़ा कहते हैं, जहाँ स्थल पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर महोगनी, चंदन, गट्टापारचा, रबर, एबोनी तथा सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक हवा द्रव्यमान के मिलन के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसमें जो है मतलब एयर मासेस जब 2 तरह की मिलती हैं तो उसे जो है फ्रंट का निर्माण होता है, इसे फ्रंट कहते हैं। 2 या 2 से अधिक हवा द्रव्यमान के मिलन क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। विपरीत तापमान वाली 2 वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर जब आमने सामने मिलती हैं तो विस्तृत संक्रमणीय प्रदेश का निर्माण होता है, जिसे वाताग्र प्रदेश कहते हैं। वाताग्र ना तो धरातलीय सतह के समानांतर होता है, ना उसके ऊपर लंबवत होता है, अपितु कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है, जो ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हुई गैस जो अपने आणविक द्रव्यमान के अनुसार परतों का रूप धारण कर लिए हो, ऐसे वातावरण क्षेत्र को कहते हैं। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर जोन? इसमें जो है क्षोभ मंडल, होमोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर है, तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है, हेट्रोस्फेयर। देखते हैं इसमें व्याख्या में क्या कह रहा है। व्याख्या है कि अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हुई गैस जो अपनी आणविक द्रव्यमान के अनुसार परतों का रूप धारण कर लिए हों, उसे हेट्रोस्फेयर या विषम मंडल कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई 90 से 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें गैस की विभिन्न 4 परतें होती हैं, नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत, हाइड्रोजन परत। इसको जो है नीचे से ऐसे याद करते हैं, नो ही है, तो मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये इसकी ट्रिक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोगों को हमारा ये इनिशिएटिव अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।